नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन के तहत जो हमारा सीरीज चल रही है, ये करंट अफेयर के अगस्त 2022 से और अप्रैल 2023 तक हम इसमें पूरा कवर करेंगे। और ये इसी के क्रम में आज आपका ये कह लो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, या फिर ये जो इसका डे होगा, ये डे नंबर 2 है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा डे है क्योंकि पहले एक लेक्चर इसका अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। देखो, उसमें मैंने आपको 30 सवाल कराए थे, और 30 सवाल भी कैसे थे, वो आपके एक डिटेल्ड सवाल थे, जिसको देखो उनका जो आप रेफरेंस देख सकते हैं या उन्हें कहाँ से लिया गया है। ये जैसे भारत सरकार के स्रोत है, जैसे संसद टीवी है, पीआईबी है। पीआईबी को बोलते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। द हिंदू का स्रोत है, और इंडियन एक्सप्रेस से ये सवाल सारे उठाए गए, और ये किसी ना किसी एग्जाम में ये पुटअप भी हुए हैं, और इनकी आने की संभावना जो होगी आपके यूपीपीएससी में, जो आपका 14 मई को पेपर होने वाला है, उसमें ज्यादातर संभावना यहीं से बनेगी। तो ये आपका पीसीएस का भी होगा, और उसके बाद में ये जो आपका वीडियो होगा, देखो ये आरओ एआरओ और जो आपका बीओ वगैरह के पेपर होंगे आगामी भविष्य में, उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने दूसरे नंबर से। तो देखो, 31वें नंबर का सवाल कहता है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022। काकाडू, देखो, अभ्यास, बहुराष्ट्रीय अभ्यास जितने भी होते हैं वो अभ्यासों के लिए मैं एक अलग से भी आपको वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि वहां से भी अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यदि यहाँ पर भी क्रम में आया है तो इसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो, काकाडू कहाँ हुआ? बहुराष्ट्रीय अभ्यास। बहुराष्ट्रीय अभ्यास का मतलब होता है कि बहुत से देशों की सेनाएं एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, उसी को ही बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू का जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और भारत की ओर से इसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा, ये ध्यान रखना है कि किसने भाग लिया काकाडो में। तो आईएनएस सतपुड़ा और P-81 ने इसमें भाग लिया है। भाई इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि को अभ्यास से, जो युद्धाभ्यास होते हैं उनसे केवल यही पूछा जाता है कि किन देशों के बीच होता है और कहाँ आयोजित हुआ। ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है कि इसका कौन सा संस्करण था, लेकिन वो भी इंपोर्टेंट वाले ही, जैसे आपका वरुण होता है फ्रांस का, और धर्मा गार्जियन होता है जापान का। तो इस तरह से वहां से ज्यादा डिटेल पूछता है। आगे बढ़ते हैं। बीबी लाल मिश्र। बीबी लाल मिश्र बहुत ज्यादा प्रचलित व्यक्ति भी रहे थे, चर्चित व्यक्ति भी रहे थे अयोध्या के केस को लेकर। तो हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल मिश्र, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखो, सवाल कैसे पूछेगा, कि पूछ लेगा कि हाल ही में बीबी लाल मिश्र का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कौन थे? पुरातत्व सर्वे, पुरातत्वविद थे ये, पुरातत्वविद की श्रेणी में ही आएंगे। और ये 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक रहे। बीबी लाल जो थे वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या को लेकर बाबरी मस्जिद, अच्छा देखो, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था अयोध्या में बाबर ने। और इसके भी देखें तो इसका एक सेनापति था, बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन जिस राजा के या जिस बादशाह के काल में मस्जिद बनी उसी का ही नाम आता है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने। और यदि और वो गहराई से सवाल पूछ ले तो मीर बाकी ने। तो बीबी लाल अयोध्या की बाबरी मस्जिद की विवादित ढांचे की नींव, मंदिर के अवशेष मौजूद होने के खोज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी उसका ये देखना था कि निर्माण कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या ये वास्तव में यहाँ मस्जिद थी। इसको लेकर इसमें अध्यक्षता जो की थी वो बीबीलाल मिश्र ने की थी। और इन्हें, बीबीलाल मिश्र को ही वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। राजू श्रीवास्तव इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो, इनका भी निधन हुआ हाल ही में, 21 सितंबर 2022 को। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कोई खासा। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु होगी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था कानपुर में हुआ था 25 दिसंबर 1963 को। और इनके बचपन का नाम जो था वो सत्यार्थ प्रकाश श्रीवास्तव था। ये भी ध्यान रखना है आपकी, ये इनके बचपन का नाम क्या था? तो सत्यार्थ प्रकाश श्रीवास्तव। अब इनका संबंध किससे था? देखो, ये कॉमेडियन थे और मिमिक्री थे, मतलब किसी भी व्यक्ति की आवाज निकालने में भी और कॉमेडी। तो इसका मतलब सीधा पूछ लेगा कि राजू श्रीवास्तव का संबंध इनमें से किससे था, जिनका हाल ही में निधन हुआ। 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और वर्तमान पीएम जो है, अभी वहां पर इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो वर्तमान पीएम जो है वो शेख हसीना, शेख हसीना।
और ये शेख हसीना वही हैं जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान। कब हुआ था बांग्लादेश आज़ाद? 1971 में। तो ये इन्हीं की ही लड़की हैं, अर्थात ये कह लो कि इन्हीं की ही बेटी हैं, ये शेख हसीना जो, तो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं शेख हसीना। वर्तमान में यही प्रधानमंत्री हैं। और भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक का अनावरण किया है। हाल ही में इसका अनावरण हुआ। अब देखो ये थर्मल होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इससे बिजली बनाई जाएगी और इससे बिजली बनेगी और यहाँ की बांग्लादेश की जनता भी इसको यूज करेगी। और उसके साथ साथ यदि वो बिजली बचेगी तो वो बिजली को भारत को बेचेगा भी बांग्लादेशी। तो यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ बनी है। और 1320 मेगावाट के कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र की स्थापना $2 बिलियन से स्थापित किया जा रहा है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण कर रहा है भेल। भारत की जो कंपनी है भेल, जिसे बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और देखो पहला प्रोजेक्ट की यूनिट एक का अनावरण हुआ और इसी प्रकार की कितनी समझौते होने? 7 समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। नेक्स्ट है देवरिया के खुर्शीद अहमद। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से स्पेशल है, तो देवरिया के खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर, 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया। और इस प्रकार या ये कह लो कि इस वर्ष कुल देश भर के 46 शिक्षकों को चुना गया है और इनको एक रजत पदक, पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मानव विकास सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक, ये ध्यान रखना है। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसी में भारत की रैंक जो है वो 132वीं है। 191 देशों में भारत की रैंक क्या है? 132। अब ये ध्यान रखना है कि देखो किससे संबंधित है? मानव के विकास से, कि मानव ने अपना विकास कितना हद तक किया है, उसी के संबंधित में ये रिपोर्ट जारी करता है। और कौन रिपोर्ट जारी करता है? यूएनडीपी। कौन सी? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। तो देखो ये 21-22 है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि 22-23, क्योंकि इसके बाद अभी कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई, इसलिए यही आपकी लेटेस्ट होगी। और 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 131 में थी, इसका मतलब एक पायदान और भारत की रैंक यहाँ पर गिरी है। अब देखो भारत में जो जीवन प्रत्याशा है औसतन, भारत में जीवन प्रत्याशा 67.2 है। ये मान लो औसतन का मतलब ये है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो जीता है वो लगभग आपका 67.2 वर्ष जीता है। ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है। और देखो मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके 3 स्तंभ होते हैं। एक तो शिक्षा, उस देश में शिक्षा कैसी है। दूसरा है आपका वहां पर एक तरीके से आप देखेंगे अ, जो है आपका स्वास्थ्य, वहां पर स्वास्थ्य देखा जाता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ और वो उनकी इनकम कितनी है, अर्थात आय कितनी है। तो 3 क्षेत्रों को देखा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के क्षेत्र को। तो देखो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें भी, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जितने भी, उनकी भी रैंक हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है। केवल यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, जैसे श्रीलंका 73 नंबर पर है, चाइना 79 पर है, बांग्लादेश की रैंक 129 है और भूटान की रैंक 127 है, जबकि पाकिस्तान की रैंक जो है इसमें वो 161वें स्थान पर है। अब आप अंदाजा लगाओ खुद ही कि जहां पाकिस्तान भी एक एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, श्रीलंका तो दिवाली होने के कगार पर ही है, तो इनकी रैंक भी इतनी बेहतर है। कहीं ना कहीं इसे ये जो है, जो मानव विकास सूचकांक जारी होता है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से शंका के बादल पैदा करने का प्रयास करता है यहाँ पे। क्योंकि भारत की रैंक कितनी है? 132। और जबकि भारत की जो स्थिति है वो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से तो कई गुना बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। और देखो उन्नाव के नवाबगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव, ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा। तो उन्नाव के नवाबगंज में बनेगा। 20 सितंबर 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया और यह नवाबगंज के पास बनेगा। तो इस प्रकार यदि उन्नाव में नवाबगंज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। देखो अमौसी हवाई अड्डा, या जिसे हम चंद्रशेखर हवाई अड्डा भी कहते हैं, लखनऊ में होगा, ये तो है ही है खैर। बाबतपुर हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। तो देखो राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, राम मंदिर या पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में होगा।
और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में होगा। जो ये निर्माणाधीन है, ये भी कुछ ही दिनों में ये भी प्रारंभ अपना कार्य कर देगा। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा होगा? देखो, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो बना है वो मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला बना है। ये मध्य प्रदेश का है आदिवासी बहुल मंडला जिला। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। एक व्यक्ति को तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखना जानता हो, गणना करनी जानता हो, हिंदी या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा को पढ़ने या लिखने में भी सक्षम हो। इसका मतलब यह है, साक्षर जिला उसे कहेंगे, एक तो वो अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा को बोलता हो, लिखता हो, पढ़ लेता हो, उसी को ही कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कहते हैं। जैसे मान लें, हमारी मातृभाषा हिंदी, हिंदी के साथ साथ हम कोई अदर भाषा भी बोल लेते हैं, जैसे अंग्रेजी, अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं। और इंडियन को तो ये वरदान मिला हुआ है कि अच्छे बिना इंग्लिश के तो कुछ होने का ही नहीं है। तो इसी वजह से हिंदी के साथ साथ यदि हम अंग्रेजी को भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कार्यात्मक रूप से साक्षर। ठीक, नेक्स्ट, बाजरा मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, बाजरा मिशन में कुछ कंडीशन 2022 की भी लगी थी, कुछ इसमें न्यूज 2022 में भी आई थी और 2023 में भी। उसको मैं कंप्लीटली यहीं कवर करा दूंगा आपको। वो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह इटली की राजधानी रोम में किया गया। ये ध्यान रखना है कि जो ये पूछ ले कि 2023 का वर्ष किसको समर्पित है, तो ये बाजरा वर्ष है। या ये पूछ सकता है कि बाजरा वर्ष, बाजरे का कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो बाजरे का वर्ष जो घोषित किया गया है वो 2023 को ही घोषित किया गया है। और भारत की ओर से इसमें कृषि मंत्री श्री सुश्री शोभा क्रांदलाजे ने इसमें भाग लिया था। ये ध्यान रखना है। कहाँ है? अब देखो, FAO फूड जो आपका होता है, संरक्षण एक्ट जो है, वो कहाँ है? उसका जो मुख्यालय है वो इटली की राजधानी आपका रोम में ही है। उसके बाद में हाल ही में असम सरकार ने भी बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ये भारत में पूछ सकता है कि असम बाजरा मिशन की शुरुआत किसने की है, क्या किस राज्य ने की है? वो बाजरा मिशन की शुरुआत जो की है वो असम सरकार ने की है। बाजरा के महत्व को उजागर करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इस मिशन के तहत असम सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद मिलेगी। बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान, ये देखो ध्यान रखना है, ये स्ट्रेटेजिक जीके का पार्ट बन जाएगा। बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत। दूसरा स्थान है नाइजर का और तीसरा स्थान है चाइना। और यदि भारत में ही बात करें तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। अब देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो विश्व खाद्य संगठन है उसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। ये ध्यान रखना है बस। इसी वजह से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कहाँ? इटली की राजधानी रोम में। उसका मुख्यालय कहाँ है? वो FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास। देखो, फ्लैटेड फैक्ट्री क्या होती है, कहाँ शिलान्यास हुआ, ये ध्यान रखना है। अब देखो, जब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपी में ही हुआ होगा। अब यूपी के कौन से जिले में हुआ? तो ये हुआ था आगरा। तो 17 सितंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ ने राजनगरी आगरा के फाउंड्री नगर में स्थित PPDS के प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली रूप से शिलान्यास किया। इसकी लागत कितनी है? 125 करोड़ रुपए होगी और इसका शिलान्यास मोदी जी के जन्मोत्सव पर किया गया था। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मोदी जी के जन्मदिन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, किसने इसमें भाग लिया? तो राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। अब इसमें भी देखो, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था वर्चुअली रूप से PM मोदी साहब ने। और देखो, इसका टारगेट क्या है? टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखना है। अर्थात जो कार्बन है, कार्बन 2070 तक हमें नेट जीरो तक लेकर आना है। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी लक्ष्य मोदी जी ने कितना रखा है? वो 2070 तक ही इसका लक्ष्य रखा है। देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर होगा। अर्थात ऐसी जॉब निकाली जाएंगी जो पर्यावरण के हितैषी हो। पर्यावरण हितैषी जॉब पर ही यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्य किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे देखो, सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। देखो, मेन पॉइंट क्या क्या है? मेन पॉइंट है कि जो पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई? एक गुजरात के एकता नगर में आयोजित हुई।
किसने उद्घाटन किया? वर्चुअली रूप से पीएम मोदी ने। टारगेट क्या है? 2070 तक नेट जीरो कार्बन रखना है। और फोकस क्या है? ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर इसका फोकस होगा, इसी तरह ध्यान रखना। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ है? लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थापित की जाएगी। यह सेंचुरी लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगी, अर्थात लद्दाख में भी कहाँ बनेगी? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। ये भी अब ध्यान देखो, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी पूछ सकता है कि चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य आपका लद्दाख में मिलेगा। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगी और यह 4000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी में जो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, इसी में ही तसो मरारी झील भी है। ये भी ध्यान रखना कि तसो मरोरी झील जो है वो कहाँ है? वो लद्दाख में। लद्दाख के भी कहाँ? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। देखो इसकी मैं कंप्लीटली आपको नॉलेज दूंगा संघाई सहयोग संगठन की। इसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SCO। इसको शॉर्ट में SCO के नाम से जाना जाता है। तो देखो क्या क्या कार्य है इसका, पहले ये देख लेते हैं और इसकी स्थापना कैसे हुई, सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि 4-5 मीटिंग हुई है इसकी, कुछ भारत में भी हुई है। जैसे राष्ट्रीय जो आपकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो वाराणसी को घोषित किया गया है, इसी के तहत इसी में ही हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे 15 से 16 सितंबर 2022 को SCO का 22वां संस्करण उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। अर्थात जो 22वीं मीटिंग हुई या शिखर सम्मेलन, 22वां शिखर सम्मेलन SCO का हुआ, वो कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 23वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि SCO का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा, और जो 2022 का है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। अब देखो SCO की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 2001 को हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश हैं भारत। भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ग्रहण की थी, और पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता 2017 में ही ग्रहण की थी, क्योंकि रसिया चाहता था कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। और जब भारत शामिल हो जाएगा तो अब चाइना क्या चाह रहा है? तो चाइना चाहता था कि पाकिस्तान भी, क्योंकि चाइना जो है वो लंगोटिया यार है पाकिस्तान का। तो इसी वजह से क्या था कि चाइना ने जो बढ़ावा दिया वो पाकिस्तान को, रशिया ने जो बढ़ावा दिया वो भारत को। इस प्रकार ये 2017 में दोनों ही इसके पार्ट बन गए या सदस्य देश बन गए। और चाइना है इसमें, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ईरान है। अब यदि वो पूछ ले कि सबसे लेटेस्ट में कौन जुड़ा है इसमें, तो सबसे लेटेस्ट में जुड़ा है ईरान। और इसके 3 पर्यवेक्षक देश भी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। महासचिव का चुनाव 3 वर्ष पर होता है, अर्थात SCO के जो महासचिव का चुनाव होता है वो 3 वर्ष पर होता है। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं चीन के ही झांग मिंग हैं। SCO की आधिकारिक भाषा क्या है पूछ सकता है, तो रूसी और चीनी। तो दो ही भाषाएं उसकी, मैंडरिन कह लो, चीनी भाषा को मैंडरिन भी कहते हैं, और रूसी वे कह सकते हैं हम उसे। तो दो भाषाएं, रूस की रूसी भाषा और चाइना की मैंडरिन भाषा। 2023 में इसका सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। और SCO संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना अर्थात SCO रैट्स की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ये ध्यान रखना है कि SCO के तहत ही क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ हुई? वो दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट, प्रारंभ में इसकी स्थापना जो हुई थी वो संघाई 5 के नाम से हुई थी 2001 में, और 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी मिलकर। देखो पूछ सकता है कि SCO के संस्थापक देश कौन है, तो SCO के संस्थापक देशों में आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस और चाइना। इन लोगों ने या इन देशों ने मिलकर SCO बनाया। लेकिन 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, और उज्बेकिस्तान के शामिल होने से ही इसका नाम SCO पड़ा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2021 में ईरान भी इसमें शामिल हुआ। और SCO रेट्स के क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। और इसी की SCO रेट्स की जो मीटिंग हुई थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी आपकी। अब देखो वाराणसी, वाराणसी में भी कुछ हुआ। वाराणसी को संघीय सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि SCO के तहत किस क्षेत्र को SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, तो वाराणसी को। संघाई संगठन फिल्म महोत्सव भी मनाया जाता है 2023। तो 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई। पूरी तरीके से ध्यान रखना है।
ये जनवरी का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको 2022 का भी इसमें क्रेडिट शामिल कर दिया और 2023 का भी, साथ एक ही जगह ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा आपका। इसमें 27 फिल्में दिखाई गई। इसमें सदस्य देशों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया। 2021 उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा आया, अर्थात जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक हिंसा कैसे, दो धर्म आपस में भिड़ जाएं, उसी को कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। यदि सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसके तहत केवल और केवल जो मामला दर्ज किया गया है, जो एनसीआरबी है, वो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो बोलते हैं इसको, एनसीआरबी, ये डेटा इकट्ठा करती है भारत में। तो इसके आंकड़ों के अनुसार 2021 में केवल सांप्रदायिक हिंसा का मामला केवल उत्तर प्रदेश में एक ही आया है। और तो पूरे भारत में कितने हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे हाल ही में जारी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 378 मामले सामने आए, अर्थात कुल मिलाकर पूरे भारत में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो 378 मामले उसके दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश में से केवल क्या था, एक। और इसके हिंसा के जो सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हुए हैं वो महाराष्ट्र में 100 आए हैं, झारखंड में 77 है, बिहार में 51 है, हरियाणा में 40 दर्ज किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या में राज्य में पहले से काफी कमी आई है, अर्थात जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उनमें काफी कमी देखी गई। देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश 16,838 मामलों में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की श्रेणी में, तो ये 28वें स्थान पर। जो बच्चों के खिलाफ होते हैं अपराध, उसमें उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं वो 16,838 मामले हुए आए हैं, जबकि इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाता है, 28वां हो जाता है। फिरौती के लिए अपहरण में 50 मामले देखे गए, के साथ वह 46वें स्थान पर। और पोक्सो एक्ट का होता है जो बच्चों के खिलाफ होता है। पोक्सो पोक्सो को कब लाया गया था, तो 2012 में लाया गया था पोक्सो एक्ट के मामले में 6.3 क्राइम रेट के साथ 21वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। एशिया कप, जैसे आपका T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, इंग्लैंड ने। पीछे भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इंग्लैंड ने जीता है, किसको हराकर, पाकिस्तान को। उसी प्रकार से एशिया कप भी आपका इंपोर्टेंट होगा। इसमें भी क्या होगा, तो किसने जीता, श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप को जीता, किसको हराकर जीता, तो पाकिस्तान को। अर्थात विजेता कौन रहा, विजेता टीम रही श्रीलंका, उप विजेता टीम रही पाकिस्तान। यह मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। तो कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना है कि एशिया कप का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। श्रीलंका ने इसे पहली बार 2014 में जीता, जबकि भारत ने इसे 7 बार जीता है और पाकिस्तान ने इसे 2 बार जीता है। तो इसका मतलब टॉप पर कौन बना हुआ है, अभी भी टॉप पर भारत ही बना हुआ है, क्योंकि श्रीलंका ने 6 बार और भारत ने इसे 7 बार जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू। इसका मतलब पहले जो सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन होगी वो कहाँ होगी, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक शहर पड़ता है दिबियापुर। इसी दिबियापुर में इसकी शुरुआत की गई है। यह प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र होगा और अब तक 4 प्रदेशों में तैरते सोलर संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है इससे पहले। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का जो स्थान है इसमें, प्रदेश का तैरते सोलर संयंत्र विद्युत के उत्पादन में वो 5वां स्थान है। इससे पहले कौन है, देखो इससे पहले तेलंगाना के रामागुंडम में इसका निर्माण हुआ, फिर केरल के कायाकुलम में हुआ, गुजरात के कवास में हुआ और आंध्र प्रदेश के सैमाद्री में इसका उत्पादन किया जा चुका है, अर्थात ये बनाए जा चुके हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा होगा, 5वां होगा। कर्तव्य पथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो राजपथ, पहले जो दिल्ली में एक रोड जाती है, दिल्ली की रोड को पहले हम राजपथ के नाम से कहते हैं और मोदी जी ने इसका वर्तमान में नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया गेट पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन किया। पूछ सकता है कि राजपथ का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया, तो कर्तव्य पथ किया गया। और इसके साथ इंडिया गेट पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया और यह जो प्रतिमा होगी वो 28 फीट ऊंची होगी। और किसकी है, ये ग्रेनाइट मोनोलिथ्स की बनाई गई है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो कर्तव्य पथ पर मैं या कर्तव्य पथ या इंडिया गेट पर जो मूर्ति का अनावरण किया गया है वो किसकी मूर्ति है, वो भगत सिंह की है, सुभाष चंद्र बोस की है, चंद्रशेखर आजाद की है। तो वो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसकी मूर्ति का भी अनावरण यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास के गठन में कैबिनेट को मंजूरी। तो देखो क्या हुआ इसमें, जो इको टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म का मतलब होता है
जो पर्यावरण हितैषी टूरिज्म किया जाता है उसको बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वन्य अभ्यारण्य को इको टूरिज्म बनाने के लिए मंजूरी मिल गई। और इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय जो बनेगा वो लखनऊ में बनेगा। और इसमें 10 विभाग शामिल होंगे, जैसे पर्यटन विभाग, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन इत्यादि इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दिशा को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। तो कोई इसकी जो डेडलाइन थी वो 2022 थी, लेकिन इसको अब तक क्या कर दिया गया, इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो शहरी आवास योजना को, प्रधानमंत्री आवास योजना या शहरी आवास योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2015 में प्रारंभ हुई थी, या ये कह लो कि जून 2015 में इसका प्रारंभ हुआ। और इसकी जो डेडलाइन रखी गई थी वो 2022 रखी गई, लेकिन यह योजना अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि इसे 2 साल के लिए और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह योजना 4 स्तंभों पर कार्यान्वित की जाएगी, जैसे लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण और वृद्धि, साझेदारी में किफायती आवास देना, इन सीटू स्लम पुनर्विकास। तो स्लम क्या होते हैं? स्लम वे होते हैं जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए पक्के घरों के का निर्माण किया जाएगा, निर्माण करवाया जा रहा है, उनको पक्के घर दिए जाएंगे। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना होगी। अर्थात क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का मतलब ये है कि यदि आपके पास कुछ पैसे भी नहीं है तो आप उसके तहत, सब्सिडी के तहत, वहां पर आपको ब्याज पर पैसे भी दिलवाए जाएंगे। कुछ सब्सिडी सरकार देगी उसमें, और कुछ आप पैसे का उपयोग आपको, या पैसे का जो आपको करना होगा इंतजाम, वो खुद करना होगा। नेक्स्ट, इंद्रमीत गिल, इंपॉर्टेंट है। इंद्रमीत गिल, हाल ही में देखो क्या हुआ। हाल ही में इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि कौशिक बसु के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसका मतलब ये दूसरे भारतीय हैं, और इंद्रमीत गिल जो है वो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा, अर्थात 1 दिसंबर 2022 से शुरू क्या होगा, हो गया, इनका कार्यकाल शुरू हो गया। ये क्यूबा के अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रेनहार्ट का स्थान लेंगे। तो ये पूछ सकता है कि इंदरमीत गिल जो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में बने हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो क्यूबा के अर्थशास्त्री थे कार्मेन एन रेनहार्ट। विशेष रूप से 2 अन्य भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं, जैसे रघुराम राजन हैं और गीता गोपीनाथ हैं। ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो वर्तमान में गीता गोपीनाथ तो मुख्य अर्थशास्त्री है ही, लेकिन रघुराम राजन वर्तमान में नहीं है, ये पहले का काम कर चुके हैं। अब वर्तमान में गीता गोपीनाथ आईएमएफ में भी कार्यरत है। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, देखो ये हुई थी एक ब्रिटेन हुड सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन हुड सम्मेलन के दौरान ही विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। तो पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। अब देखो 1 जुलाई 2022 को बैन तो कर दिया गया सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है? जो पॉलिथीन वगैरह होती हैं, जिसमें हम बाजार से सब्जी वगैरह खरीद लाते हैं और उनका केवल हम प्रयोग एक ही बार करते हैं, तो उन्हीं को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। अब देखो इसमें, अब आप खुद महसूस करो, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, क्या वास्तव में धरातल पर बैन है? कुछ भी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। धरातल पर कहीं भी चले जाओ, आपको तुरंत ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर काम होते हुए दिख जाएगा। कि कोई भी, यदि आप फल वगैरह भी ले रहे हैं तो वो पहले से पहले ही क्या है, उसके पास पॉलिथीन होगी, वो पॉलिथीन में रखकर ही देगा आपको। तो धरातल पर इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ, केवल मेरे हिसाब से तो केवल पेपर वर्क ही किया गया है। अब देखो इनमें क्या क्या शामिल है सिंगल यूज प्लास्टिक में। इसमें प्लास्टिक के स्टिक शामिल है, सिगरेटों की प्लास्टिक पैकिंग शामिल है, प्लास्टिक के झंडे, थर्माकोल कप, गिलास, छुरी के कांटे, चम्मच, प्लेट, ट्रे, प्लास्टिक ईयरबैग्स, मिठाई के डिब्बे, प्लास्टिक पैकिंग, आइसक्रीम की प्लास्टिक स्टिक, निमंत्रण पत्रों की पैकिंग, सजावट के लिए पॉलीस्टीन, जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई के पीवीसी बैनर भी इसमें शामिल किए गए हैं। रणखार कंजर्वेशन। अब देखो रणखार कंजर्वेशन क्या है? ये एक क्या है, ये संरक्षण, ये गधों के लिए, जो जंगली गधे होते हैं उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार के कंजर्वेशन की स्थापना की गई है। तो जोधपुर संभाग के संचार तहसील से 57 किलोमीटर की दूरी पर चितलवाना तहसील के रणखार गांव के आसपास रहने वाले जंगली गधों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है इसे। तो कहाँ है ये? ये है आपका राजस्थान में।
रणखार कंजर्वेशन पूछ ले कि कहाँ है राजस्थान। इसमें जंगली गधों के अलावा चिंकारा, जंगली बिल्ली और चरक भी बहुतायत में पाए जाते हैं। लुप्तप्राय जीव होने से घुड़खर को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा गया है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो भारत का जो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो स्थापित किया गया है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला, ये कह लो कि 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट 21 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। पर इतना ध्यान रखना है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो असम में, असम के भी जोरहाट में। और ये पूछ ले कि किस कंपनी के द्वारा जारी किया लगाया गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये लगाया गया। इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करने की संभावना होगी। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हुई। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हम क्या बना रहे थे, 2022 में हमने क्या मनाया, आजादी का अमृत महोत्सव। और 2022 में ही इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 75 इनकी संख्या हो गई थी। तो हम आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया है हमने, वो भी 75वीं अपनी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हमने इसको मनाया था। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त 2022 को पर्यावरण वन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 11 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित किया गया। अब देखो जो आर्द्रभूमि होती है वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आर्द्रभूमि क्या होती है, किस तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है। इसके बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी, 75। और नए जो वेटलैंड होंगे, वेटलैंड को ही हम क्या क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि। तो जो नई जो आर्द्रभूमि होंगी लगभग 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। मतलब इतना हेक्टेयर को ये कवर करके रखी हुई हैं। तो देखो जो 11 नई साइटें जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो 4 तो तमिलनाडु से हैं। इसमें चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड है, गुडसर पक्षी अभ्यारण्य है, कंजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य। 3 उड़ीसा की शामिल की गई है, कापरा झील, हीराकुंड रिजर्व, अंशुपा झील। और 2 जो है वो जम्मू कश्मीर से शामिल की गई है, हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व और सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। एक मध्य प्रदेश है यशवंत सागर, और एक महाराष्ट्र है ठाणे के। तो इनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, कभी कभी मैचिंग के लिए बोल देगा कि कौन सी वन्यजीव है, कौन सा आर्द्रभूमि कहाँ है। इस प्रकार इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस वर्ष भारत के 28 वेटलैंडों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है कि 2022 में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या मतलब कितनी थी, कितनी हो गई थी, 28 को नए के रूप में जोड़ा गया, अर्थात नई और आर्द्र भूमियों को यहाँ पर जोड़ा गया था। भारत का पहला रामसर स्थल जो था वो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। इसके साथ साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल में घोषित किया गया। अब देखो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में, पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोलते थे, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर अब इसे केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का सबसे छोटा स्थल है, अर्थात पूछ ले कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो रेणुका। रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और वर्तमान में संपूर्ण विश्व में 2465, ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व में कितनी साइट है, तो 2465 रामसर स्थल है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971, ये कह लो या 72 कह लो, के आसपास ही क्या हुआ था, रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ईरान में। ईरान में ही एक जगह पड़ती है रामसर, इसी में यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर कन्वेंशन इसका नाम पड़ गया। और विश्व की पहली रामसर साइट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया स्थित कोबर्ग प्रायद्वीप को, या विश्व की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग प्रायद्वीप को यहाँ पर शामिल किया गया था पहली में। और कब, 1974 में। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल अब कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो कुछ 14 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उत्तर प्रदेश में 10। और उत्तर प्रदेश के 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। अब जैसे देखो पूरे 10 के 10 मैं आपको बता देता हूँ, याद करना आपका कार्य होगा। देखो तो ऊपरी गंगा नदी है, इसको 2005 में, जो ऊपरी गंगा नदी कहाँ से, ब्रज घाट से नरोरा तक। नरोरा ब्रज घाट कहाँ है, हापुड़ में। हापुड़ से शुरू हो जाओ गंगा नदी को लेकर, तो ब्रज घाट से नरोरा, और नरोरा कहाँ है, बुलंदशहर में। तो नरोरा तक ये जो है इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसको 2019 में घोषित किया गया था, कहाँ है, नवाबगंज में ही है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में लखनऊ में है ये। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में ये रायबरेली में है। और समन पक्षी अभ्यारण्य 2019 में है, मैनपुरी में।
पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में गोंडा में है। सरसई नवार झील 2019 में इटावा में है। हैदरपुर वेटलैंड 2021 में मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले दोनों में पड़ती है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022 में संत कबीरनगर जिले में है। और सुर सरोवर झील 2020 में है और आगरा में है। ये 10 की 10 आपको याद होनी चाहिए। रामसर कन्वेंशन, यह कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा 1971 में ईरान के रामसर में नामक स्थान पर आयोजित हुआ। इसमें सम्मिलित होने के बाद वेटलैंड स्थलों के संरक्षण, प्रबंधन और उनके सतत विकास में सहायता मिलती है। तो ध्यान रखना है, रामसर कन्वेंशन किसने आयोजित करवाया था? यूनेस्को ने। UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके भी देख लो थोड़ा सा, 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक संख्या जो है वो देखो, भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। ठीक। पूरे विश्व में पूछे तो सबसे ज्यादा यूके में, अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में है, 175 साइट है वहां पर। और इसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है, 142 है मैक्सिको में। अब देखो आर्द्रभूमि क्या है? पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, जिनमें दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। भारत में आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में किया जाता है। कौन कौन से 4 वर्ग? देखो, हिमालयी आर्द्र भूमि, गंगा का मैदानी भाग, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि और तटीय आर्द्र भूमि के रूप में इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में बनेगा। देखो, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ बनेगा? गुजरात में, ये ध्यान रखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में के भुज में 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें जनवरी 2001 में यहाँ आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 लोगों के नाम भी शामिल होंगे। और इसमें अत्याधुनिक वन स्मृति संग्रहालय भी बनेगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे, देखो, भारत का सबसे खतरनाक यदि भूकंप आया था तो गुजरात के भुज में ही आया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित। AAEA क्या होता है? देखो, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का निर्वाचित अध्यक्ष हुआ है। अब देखो, फिलीपींस, फिलीपींस कहाँ है? तो आप ये कह लो एशिया का एक देश है, या ये कह लो कि दक्षिण दक्षिण एशिया का एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में 7 मई 2022 को कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022 से 24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से AAEA का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। और कार्यकारी बोर्ड के लिए नए सदस्य में अब क्या है? रूस भी शामिल है, उज्बेकिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, ताइवान भी है और फिलीपींस भी इसमें शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि भारत AAEA का निर्वाचित सदस्य कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो 2022 से 2024 तक के लिए चुना गया है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत की रैंक क्या है? सबसे निचली है। और इसी वजह से भारत ने क्या है कि इसको विरोध में आवाज भी उठाई थी। क्या होता है? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, के द्वारा जारी किया जाता है। इसके सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें मानक कौन से लिए जाते हैं? देखो, वायु प्रदूषण कितना है, पेयजल गुणवत्ता कितनी है, आच्छादित कहते हैं, अर्थात वृक्ष जो है उस देश में कितने वृक्ष हैं। जैसे अब देखो, इसमें 180 देशों में शामिल किया गया था, अर्थात इनको इसमें 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की रैंक सबसे अंतिम है। इसी वजह से भारत ने विरोध किया। देखो, हम पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक प्रकार से नई नई योजनाएं ला रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में कार्य भी हो रहा है, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार की रैंक देंगे तो कहीं ना कहीं विरोध तो बनता ही है। तो पिछले वर्ष जो भारत की रैंकिंग थी 2021 में, भारत की रैंक 168 थी 180 में से। अब के 180 में से 180 ही रैंक आई, तो सबसे लास्ट में रैंक बनी है भारत की। ग्रीन हाउस गैसों के तेजी से उत्सर्जन के कारण भारत को यह रैंक मिली है। भारत के पड़ोसी देश, अब देखो, जहाँ खाने के लिए रोटी तक नहीं है वो पर्यावरण हितैषी माने जाते हैं। यहाँ देख लो, अफगानिस्तान को 81, भूटान में 85, श्रीलंका की रैंक 132, चाइना की 160, पाकिस्तान की 176 की रैंक भी भारत से बेहतर है। खुद ही आप देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। श्रीलंका खुद ही कंगाल हुआ पड़ा है, पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लिए घूम रहा है, कोई उसे भीख देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी रैंक भी भारत से कहीं ना कहीं बेहतर दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो इस इंडेक्स में प्रथम रैंक डेनमार्क की है, और इसके बाद जो दूसरी रैंक आई है वो ब्रिटेन की है, और तीसरी है फिनलैंड की, चौथा है माल्टा और पांचवा है आपका स्वीडन। तो इस रैंक में आपको पहली याद रखनी है, दूसरी भी याद रखनी है,
और भारत के पड़ोसी देशों की भी याद रख लेना, क्योंकि यदि वो डिटेल के साथ पूछ लेगा, स्टेटमेंट में पूछ लेगा, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, किसने कहा है? एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। अर्थात कहने का मतलब चाइना और अमेरिका के बाद में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमने यूके को पीछे, यूके को क्या, जापान को भी पीछे हटाया। देखो, यह रिपोर्ट स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वृद्धि दर भारत 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2029 में जापान को। अभी हमने पीछे किसको हटाया? को हमने पीछे हटा पछाड़ा है यूके को। तो हमें 2027 में जर्मनी को और 2029 तक हमें जापान से आगे निकलना है। इसी वजह से क्या क्या जो कहा गया है एसबीआई के द्वारा, तो कि 2029 में हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत में 2014 के बाद काफी ढांचागत बदलाव हुए। इस समय भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी होगी? तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के समीपवर्ती क्षेत्र में सांबा के पल्ली गांव में, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है सांबा, और सांबा का भी गांव है एक पल्ली क्षेत्र। पल्ली गांव में 24 अप्रैल 2022 को 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके साथ साथ पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत पल्ली में 6408 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मीटर के कुल क्षेत्रफल में 1500 सौर पैनल लगाए गए हैं, जो मॉडल पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे। नेक्स्ट आपका, तो ये अंतिम होगा, क्योंकि हम 30-30 ही लेके चल रहे हैं, तो हम आप ये आपका लास्ट होगा। तो परख परख क्या है? परख एक तरीके से ये कह लो कि स्कीम है। क्या है परख की फुल फॉर्म? कभी कभी परख की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा कि परख की फुल फॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है आपको परख की। कार्य क्या है? सभी एजुकेशन बोर्डों को गाइडलाइन देता है, जो इतने भी शिक्षा के विभाग है उनको ये गाइडलाइन देगा, और यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। परख जो बनाया गया है, इसके तहत बच्चों में थिंकिंग, बच्चों की जो सोच होती है, बच्चों में जो तर्क करने की शक्ति का विकास करना है इसी के तहत, और स्किल का विकास करना है। बच्चों की स्किल को पहचानना है, किस बच्चे में कौन सी स्किल है, और उसी पर कार्य किया जाना है, और उसी स्किल के सहारे उस बच्चे को वहां पर आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और ये जो परख लाई गई है, ये नई शिक्षा नीति 2020 को के आगे बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थात कहने के लिए जो मूल्यांकन किया जाएगा बच्चों का, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन होगा। ये आप ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। अब देखो, ये तो हो जाता है आपका पूरा। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको टाइम टू टाइम पीपीटी के रूप में आपको पीडीएफ वहां पर मिलती रहती है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट के रूप में भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप वहां पर इसको अच्छे से पढ़ सकें। इसको पढ़ने के लिए आपको बस 2-4 दिन का और मुझे समय दे दीजिए। उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ। और यदि आपको कोई भी क्वेरी आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। 14 मई के पेपर के लिए यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी नोट्स की आवश्यकता हो, यदि आप नहीं बना पा रहे हो आपके पास, क्योंकि इस समय तो देखो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी कि आप नोट्स बनाकर पढ़ें। यदि आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी वाला ही काम होगा, क्योंकि कोई भी टाइम नहीं बचा है। मात्र ये मान लो कि 30 से 32 दिन आपके पास शेष बचे हैं, तो इसमें तो रिवीजन ही हो जाए, वही बतेरा। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। जितना हो सकता है रिवीजन पर आप फोकस करें। जो आपके पहले नोट्स बने हुए हैं, उनसे बेहतर कुछ नहीं है। उन्हीं को ही बार बार रिवीजन कीजिए आप लोग। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको पास नोट्स नहीं है, तो आप मेल के माध्यम से बताना, मेल कर सकते हैं आप, तो वहाँ भी आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।